हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि आज हम बात करने वाले हैं द्वितीय वर्ष के विषय संज्ञान अधिगम बाल विकास की इकाई 4 की। जी हाँ, इकाई 3 हम खत्म कर चुके हैं और इसके पहले तो शिक्षा एवं समाज एवं जेंडर मुद्दे के भी क्लासेस चल रही है, उसमें भी यूनिट्स हम चला रहे हैं, सेकंड यूनिट उसकी भी चल रही है। तो वो अगर वीडियोज नहीं देखी प्लेलिस्ट चेक कर लो। इसके पहले की इकाई के सारे वीडियोज नहीं देखे तो प्लेलिस्ट चेक कर लो, सब मिल जाएगा आपको, सारे विषयों की पढ़ाई कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं आज के इस इकाई 4 की। तो हमारी जो इकाई 4 है उसकी आज लेक्चर नंबर फर्स्ट, हमारा क्लास नंबर 1 लग रहा है। आज ये लेक्चर फर्स्ट है, क्लास नंबर 1 है यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 ये हमारे एमपीटेड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। इस इकाई की बात करें तो इकाई का नाम है भाषा एवं संप्रेषण। जी हाँ, भाषा एवं संप्रेषण, याद रखिए संप्रेषण मतलब होता है बातचीत, कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं। कम्युनिकेशन को ही आप संप्रेषण कह सकते हैं, दूरसंचार को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है भाषा यानी कि लैंग्वेज। पूरी इकाई 15 अंकों की है, 15 मार्क्स की पूरी इकाई है। ब्लूप्रिंट की बात करें, इसके अंक योजना की बात करें तो अभी आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखिए इस एक इकाई को पढ़कर आपको 15 मार्क्स मिल सकते हैं। यानी ऐसे अगर आपने 2 से 3 इकाइयां कर ली पांचों में से तो 100% पासिंग हो जाएगा। 5 यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर हम यहाँ पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे, पूरा अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़ रहे हैं। क्योंकि स्टडी क्लास पे आपको परसेंटेज बनाना है, सिर्फ पास नहीं होना है, ठीक है। पास होने के लिए बहुत आपको मिल जाएगा, पर हमें पूरे परसेंटेज बनाना है, ठीक। तो चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं अंक योजना की ब्लूप्रिंट की बात करूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि भाई चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सब्सक्राइब नहीं किए, देख रहे हैं वीडियो, देखते हैं डेली, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई सब्सक्राइब कर दो, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है, आपकी लाइक ही मेरे लिए एक मोटिवेशन, प्रेरणा स्रोत का काम करता है, ठीक। और वीडियो पसंद आती है, फायदा हो रहा है आपकी पढ़ाई को इस चैनल से, यहाँ के वीडियो से, तो प्लीज शेयर करो। आपके क्लासमेट्स, फ्रेंड्स होंगे जो भी डेट की तैयारी कर रहे होंगे, उन तक जरूर वीडियो को पहुंचाओ। आपका ग्रुप बनाओ, सब वहां होगा तो वहां पहुंचाओ, कॉलेज के ग्रुप में पहुंचाओ जरूर, ताकि सब लोग देख पाए, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न 3 आते हैं। यहां देखें 3 प्रश्न आते हैं, एक एक नंबर के 3। फिर यहाँ पर अति लघु उत्तर, वेरी शॉर्ट, यानी 2 मार्क्स का, यानी सॉरी मार्क्स कीजिए 3 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का एक प्रश्न आता है, यानी 3 नंबर। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 4 नंबर का एक प्रश्न, और निबंधात्मक प्रश्न ऐसे टाइप में आता है, तो लॉन्ग आता है, वेरी लॉन्ग, 5 नंबर का एक प्रश्न, 5 का एक, 4 का एक, 3 का एक और 3 ऑब्जेक्टिव, 5 4 3, 5 4 9 9 3 12 12 3 15। तो इस प्रकार से 15 अंकों की पूरी इकाई जो है यहां पर अवेलेबल है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है, 15 को की इकाई। चलो तो आगे बढ़े, बात करते हैं, ब्लूप्रिंट हो गया। अब ब्लूप्रिंट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। सो स्टूडेंट, ब्लूप्रिंट की अगर बात हो गई है तो अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कोर्स की इंफॉर्मेशन दे दूं कि उम्मीद बैच जो हमारी लॉन्च हुई है उसके बारे में आपने सुना होगा, मैंने पहले ही बताया है। अगर इस उम्मीद बैच में आप एडमिशन लेते हैं, आप कोर्स इनरोल करते हैं, तो आप सीटेट, जी हाँ, जुलाई में होने वाली सीटेट की परीक्षा, 7 जुलाई को होने वाली सीटेट की परीक्षा के लिए आपको पूरी तैयारी यहाँ कराई जाएगी। सीटेट एग्जाम जो जुलाई में होने वाला है उसके लिए हमने उम्मीद बैच लॉन्च की है। इस बैच में आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर सब कुछ अवेलेबल होता है। तो आप जरूर कोर्स को ज्वाइन करो और इस व्हाट्सएप नंबर मैसेज देकर के आप कोर्स इनरोल कर सकते हैं। शुरुआत के 100 बच्चों के लिए 25% डिस्काउंट रखा हुआ मैंने, 25% डिस्काउंट जरूर मिलेगा जो शुरुआत के 100 स्टूडेंट्स होंगे। उसके बाद जो आएंगे उनको रियल प्राइस लगेगा। प्राइस क्या है, क्या क्या मिलेगा, सब कुछ उसके लिए अलग से एक डेमो वीडियो भी बना रहा हूं मैं। सीडीपी से स्टार्ट करेंगे, यानी सीटेट की क्लासेस स्टार्ट करके मैं वीडियोस बना रहा हूं। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े, बात करते हैं डीएलएड के कोर्स की भी। तो ये कोर्स भी अभी तक आपने परचेस नहीं किया है, द्वितीय वर्ष वाले छात्र हो तो भाई तैयारी को 100% बूस्टअप देना है, तो ये कोर्स जरूर परचेस कर लो। ये सत्र 2023-24 के लिए वैलिड रहेगा ये कोर्स, ये आप परचेस कर सकते हैं। नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर, पर्सनल असिस्टेंट, ये सारी चीज आपको यहां से मिलेगी। व्हाट्सएप पर मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो कोर्सेज की बात हो गई, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। और हमारा सवाल है, भाषा से क्या आशा है? भाषा से क्या आशय है? आशा नहीं, आशय। आशय का मतलब होता है अर्थ, मतलब क्या कहना चाहते हो, तात्पर्य क्या है तुम्हारा, है ना। तो व्हाट इज लैंग्वेज अगर पूछा जाए, ठीक है, ये तो बात किताब की ज्ञान बाद में बात करेंगे। भाषा क्या है? भाषा मतलब हमारे अंदर जो है, मतलब कोई भावना, कोई ज्ञान, कोई बात, कुछ शेयर करना है तो हम दूसरे तक पहुंचा पाते हैं और दूसरे की भावनाएं, ज्ञान समझ पाते हैं। यानी कि ये क्या है, एक तरह से माध्यम हो गया ना, अपनी बात दूसरे तक, दूसरे की बात अपने तक पहुंचाने का। तो भाषा यही है, ठीक है। तो बात कर भाषा की, तो भाई भाषा, पहली बात कि भाषा जो है विचार विनय का साधन और सामाजिक आदान प्रदान का आधार है। समाज में जो आदान प्रदान होता है, लेन देन जो चलता है समाज में, जो भाई हम मिलजुल करते हैं, ये बातचीत जो करते हैं, वो सब कुछ किसके माध्यम से होती है? तो भाषा के माध्यम से ही होती है। दूसरी बात, भाषा व्यक्ति की उन क्रियाओं का जीवन रखता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति को विकसित करता है।
हमारा जो कल्चर, हमारी जो संस्कृति है वो कैसे विकसित होती है? भाषा से। अगर भाषा नहीं होती तो आप सोचिए, इमेजिन कीजिए आप मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में कैसे रह रहे होते, आप लोग जो त्योहार मना रहे होते कैसे मना रहे होते। वो तो छोड़ो, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं कैसे पढ़ा रहा होता, या मैंने कैसे पढ़ा होता, या आप कैसे पढ़ पाते हैं ना, ये सारी चीजें होती। तीसरी बात, दूसरे व्यक्तियों के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने की शक्ति तथा क्षमता को ही भाषा कहते हैं। तो यहां पर एक परिभाषा दी है आसान शब्दों में। क्या परिभाषा दी है? What is the definition? Definition क्या दी है कि दूसरे व्यक्तियों के समक्ष अपने विचार, दूसरे लोगों के सामने अपने थॉट्स, अपने विचार प्रकट कर पाना, विचार व्यक्त करने की शक्ति तथा क्षमता को ही भाषा कहते हैं। ठीक है, दूसरे व्यक्तियों के सामने अपने विचार, भावनाओं को व्यक्त करना की जो क्षमता होती है उसे ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। वही हमारी भाषा है, दैट इज द लैंग्वेज। तो ये भाषा से हमारा आशय है, भाषा की डेफिनेशन हो गई यहां पर। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या पूछेगा आपको? भाई भाषा के मुख्य कार्य व उद्देश्य बतलाइए। भाषा के जो मेन काम होते हैं, मेन जो उद्देश्य होता है वो बताइए। भाषा के सबसे मेन कामों की बात करें, मेन उद्देश्यों की बात करें तो भाई भाषा के मेन उद्देश्य या मुख्य कार्य निम्नलिखित दिए गए हैं। भाषा के मुख्य कार्य व उद्देश्य निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। नंबर 1, सूचना प्राप्त करना। जी हाँ, इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन, हमें सूचना मिलती है इससे। अब सूचना भी कितने भी प्रकार की हो सकती है, ध्यान में रखना, सूचना कितने भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी प्रकार की सूचना हो सकती है। ठीक है, अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना। पारिवारिक सूचना, सामाजिक सूचना, राजनीतिक सूचना, शैक्षिक सूचना, कुछ भी हो सकता है। तो सूचनाओं का प्राप्त करना, सूचना सिर्फ प्राप्त करना नहीं, सूचना भेजना भी। मेरे पास कुछ जानकारी है तो मैं दूसरों तक कैसे शेयर करूंगा? भाषा के माध्यम से। अगर कोई जानकारी है तो मुझे प्राप्त कैसी होगी? भाषा के माध्यम से। यानी प्राप्त करना भी और दूसरों को प्रदान करना भी, ये दोनों के लिए क्या जरूरी है? भाषा। ठीक, दूसरा, दूसरों को प्रेरणा प्रदान करना। भाषा से ही आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। मैं आपको इतना बताता हूं, चिंता मत करो डेढ़ के एग्जाम पास कर जाओगे आप स्टडी क्लास से जुड़े हो तो। मैं बताता हूं भाई, आप कोर्स परचेस करोगे तो 90% भी जा सकते हो बढ़िया से, क्योंकि सिस्टमेटिक नोट्स, सिस्टमेटिक क्वेश्चन आंसर्स, PYQs, ये सब कुछ मिलता है। तो भाई मैं बता रहा हूं कैसे, तो मैं जो कर रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं, उससे आपको मोटिवेशन मिलता है, उससे आपको प्रेरणा मिलती है। पर ये मुझे बताना पड़ता है, मुझे ये सारी चीजें बोलनी पड़ती है। अगर मैं नहीं बोल पाऊंगा तो आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो प्रेरित करने के लिए भी भाषा बहुत जरूरी है। दूसरों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, प्रेरित करने के लिए भाषा की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलो बड़े तीसरे पॉइंट पर। तीसरा है अपने भावों को अभिव्यक्त करना। आपके अंदर जो भाव विचार आ रहे हैं, जो फीलिंग्स इमोशंस हैं, उन फीलिंग्स को, इमोशंस को व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? भाषा, है ना। तो अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? भाषा की आवश्यकता है। भाषा से ही आप अपने भाव, अपने अंदर जो फीलिंग्स इमोशंस है उसको व्यक्त कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। क्लियर है, समझ रहा है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा है कि भाई भाषा को, अगला सवाल है, भाषा को प्रभावी बनाने के लिए उसका रूपांतरण। भाषा को और अच्छा बनाना है, भाषा को और इफेक्टिव बनाना है, प्रभावी बनाना है। तो कैसे उसको हम बदलेंगे, यानी उस भाषा को कैसे चेंज करेंगे, कैसे थोड़ा सा अलग बनाएंगे, कैसे उसमें कुछ बदलाव करेंगे, रूपांतरण कैसे करेंगे, यानी उस भाषा का रूप कैसे बदलेंगे एक रूप से दूसरे रूप में। ठीक है, तो वही थोड़ी बातें पढ़नी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पूछ सकते हैं आपको, ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, यहां से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, खैर लॉन्ग क्वेश्चन तो यहां से नहीं आता, बट फिर भी ध्यान रखेंगे। तो पहला, सबसे पहले भाई ध्यान रखो कि यहां बताया गया है कि भाषा को प्रभावी बनाने के लिए उसका रूपांतरण निम्नानुसार किया जाता है। हर बार का कंपलसरी है भाई, ये तो आपको लिखना ही है। ये आपका पेपर प्रेजेंटेशन है, पीपी है, ध्यान रखो ना, पीपी पेपर प्रेजेंटेशन, ये आप ध्यान रखेंगे। पीपीटी बोल देता हूं उसको मैं, ठीक है, पीपीटी। ठीक, तो ये आपका पेपर प्रेजेंटेशन है, इसको आप सही ढंग से प्रेजेंट करते हो तो ये लिखना जरूरी ही है आपके लिए। ठीक है, बहुत कंपलसरी होता है ये लिखना परीक्षा में, इससे ही अच्छे नंबर मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। लिख के तो सब आते हैं पर सबको जैसे नंबर नहीं आते। जो सही ढंग से लिख के आता है, सही लिख के आता है, सही मात्रा में लिख के आता है, उसको ही अच्छे नंबर मिलते हैं। तो सिर्फ पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 1, प्रभावी प्रस्तुतिकरण। एक अच्छा इफेक्टिव प्रस्तुत करने के लिए, मतलब कई लोग स्पीच देते पर किसी की भाषा ही बहुत, स्पीच ही बहुत प्रभावी होती है। क्यों? क्योंकि उसने जो प्रस्तुतिकरण दिया, उसने जो प्रेजेंटेशन दिया, बहुत प्रभावी दिया, है ना। आप मतलब परीक्षा में आपको उत्तर लिखना है, भाषा क्या है। तो जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, भाषा क्या है, अगर आपको ऐसा सवाल आया, ठीक है, तो दो छात्र हैं, छात्र ए छात्र बी, प्रस्तुतिकरण दोनों का देखो पेपर में कैसा प्रेजेंट किया। छात्र ए लिखता है, भाषा जो हम बोलते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा से बोलकर दूसरों को अपनी बातें बता सकते हैं, भाषा से सुनकर दूसरों की बातें हम सुन सकते हैं। चलो, ये भाषा के बारे में बोल दिया। अब दूसरे छात्र ने क्या लिखा, भाषा जो है संचार का एक माध्यम है, भाषा से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अब बताओ, छात्र ए या छात्र बी, किसको ज्यादा नंबर मिलेगा? छात्र बी को, क्योंकि उसने सेम उत्तर लिखा, वही
लेकिन प्रस्तुतिकरण देखो कितना अच्छा था, एकदम बढ़िया भाषा में लिखा उसने। तो यही याद रखेंगे, अच्छा प्रभावी प्रस्तुतिकरण के लिए भाषा बहुत आवश्यक है। दूसरा, साहित्य भाषा का प्रयोग करना, यानी लिटरेचर, साहित्यिक भाषा का प्रयोग करना। हम जो भाषा बोलते हैं जैसे अपने को, तेरे को, मेरे को, है ना, हाँ, अपन तो यहां जा रहे थे, इस भाषा का इस्तेमाल आप पेपर पे कर सकते हो क्या? नहीं, ये आम बोलचाल की भाषा जो है इस्तेमाल नहीं होगी, हमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग करना होगा। साहित्यिक भाषा का अर्थ क्या हो गया? जैसे आपने कहानी कविताओं में पढ़ा होगा कि भाई गांव के जो नज़ारे होते हैं अत्यंत ही मनोरम होते हैं, उन नज़ारों में आपको चिड़िया चहचहाती हुई, बादल गरजते हुए और सड़कें सुनसान दिखाई पड़ जाती हैं, साथ ही साथ छायादार वृक्ष से लदे हुए फल। अरे भाई मतलब कितना, मैं जो अभी मैंने बोला ये सब क्या है? साहित्यिक भाषा है। शुद्ध हिंदी जिसे आप बोलते हो ना, वो साहित्यिक भाषा है। तो साहित्यिक भाषा का प्रयोग करोगे तो आपको समझाने का तरीका, आपका लिखने का तरीका, आपको किसी भी चीज को प्रस्तुत करने का तरीका बहुत प्रभावी बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो आपको स्पीच देना, भाषण देने जाना है और बोल रहे हो अपने को इस बार चुनाव में जीत के आना है, अपन लोग खूब काम करेंगे, अपन लोग खूब वोट देना अपने को, और अपनी पार्टी जीत के एकदम बस रिकॉर्ड ही फाड़ देगी। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करो वोट मांगने के लिए। या फिर ऐसा कि भाइयों और बहनों आज रात 10 बजे से, अरे मजाक कर रहा हूं, वो मोदी जी वाला नहीं है कि रात 10 बजे से नोटबंदी हो जाएगा। मतलब उनकी भाषा देखो, नेताओं की भाषा कैसी होती है, वो लोगों को इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से असर डालते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने के लिए आपको साहित्यिक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा, अलंकारित भाषा का प्रयोग करना। अलंकारित भाषा का प्रयोग करना, अलंकारित भाषा का प्रयोग मतलब उसमें अलंकार होना चाहिए। अलंकार समझता है ना आपको, किसी की उपमा देना, एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना, है ना, ठीक है। तो अलंकारित भाषा का भी प्रयोग करना है। जैसे अलंकार आपने पढ़ाई होगा, इसके बारे में हिंदी में होता है अलंकार, ठीक है। नहीं जानते तो हिंदी व्याकरण की हमने प्लेलिस्ट एक सीरीज बनाई हुई है एमपीटीटी में, हिंदी व्याकरण का हमने एमपीटीटी और सीटेट का क्लास लिया था, तो उसमें पूरा सीरीज बनाया, तो जाकर वो देखोगे समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक। चौथा, रचनात्मक भाषा का प्रयोग। रचनात्मक, क्रिएटिव लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए तो थोड़ा सा क्रिएटिव लगे, जो आपको थोड़ा अलग लगे। ऐसा ना पढ़ने वाले व्यक्ति को सबके ऐसा ना लगे, थोड़ा सा अलग कुछ भाषा देखने को मिले, ठीक है। अलग मतलब गाली गलौज मत लिख के आ जाना, अलग का मतलब होता है कुछ अच्छा लिखो, जो नॉर्मल सब लिखते हैं उससे थोड़ा सा हट के, लेकिन नया और अच्छा और सही लिखो, ताकि एग्जामिनर प्रभावित हो जाए, पूरे पूरे नंबर आपको दे दे, है ना। अगला, सार्थक भाषा का प्रयोग। सार्थक भाषा मतलब सही भाषा का प्रयोग, ऐसा भाषा जिसका अर्थ निकले, पूरा पूरा अर्थ निकले, उसे सार्थक कहते हैं। ऐसी भाषा जिसका सही अर्थ निकलता हो, पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, उसको सार्थक भाषा कहते हैं। तो सार्थक भाषा का प्रयोग करो, कुछ ऐसा मत लिखो जिससे एग्जामिनर को समझे ही ना, ऐसा मत लिख देना भाई। पांचवा, भावानुकूल भाषा का प्रयोग। ऐसी भाषा का प्रयोग करो जिसमें भावनाएं हो, है ना। इमोशनल भाषा का प्रयोग करो, इमोशनल एकदम, यानी कि भाषाओं में ऐसा लिखो कि भाई भावनाएं बह बहकर निकल आए भाषा में, आपका उत्तर पढ़ के भाई एग्जामिनर के आंसू निकल जाए कि भाई बस इतना बेहतरीन लिखा है, भावुक कर दिया बच्चे ने, रुला दिया, नंबर दे दो इसको पूरे पूरे, है ना। तो भावाकुल भाषा का प्रयोग करो, थोड़ा सा बढ़िया लगना चाहिए ना कि भावनाओं से लिख रहे हैं आप, मजबूरी में नहीं। अब बात करते हैं द्विभाषी बच्चे। अब ये द्विभाषी बच्चे क्या होते हैं? द्विभाषी बच्चे तो दो बच्चे दो भाषा जानते हैं, दो भाषा सीख लेते हैं, या दो भाषा बोलते हैं, या उनके आसपास दो भाषाएं चल रही होती हैं, तो ऐसे बच्चों को हम द्विभाषी बच्चे कहते हैं, ठीक है। अब ये द्विभाषी बच्चे क्या होते हैं? सेकंड देखो, पहली बात तो ये, बच्चा जो अपने आसपास देखता है, सीखता है, अपने परिवार में सबसे पहली वो भाषा मातृभाषा कहलाती है, हम जानते हैं, मदर टंग, मातृभाषा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो अधिकतर लोगों की जो मातृभाषा वही होती है जो उसके घर में या उसके आसपास बोली जाती है, ठीक है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कुछ अलग हो रहा है, अभी कुछ अलग हो रहा है। क्या? बहुत से माँ बाप, जैसे कि बिहार के कुछ माँ बाप की बात करूं, या महाराष्ट्र के मराठी जो कुछ है उनकी बात करूं, तो वो अपने बच्चे से ना हिंदी में ही बात कर रहे हैं या फिर इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। तो आजकल मॉडर्न सोसाइटी में बच्चा जो हो रहा है वो एक भाषा सीख रहा है क्योंकि अपने माता पिता से वही सीख रहा है, वही भाषा। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं जब छोटा था तो मेरे घर में तो भोजपुरी भाषा चलती थी, भोजपुरी, क्योंकि मैं यूपी बैकग्राउंड है मेरा, यूपी से आए हम, पिताजी माताजी वहीं से बिलोंग करते, गोरखपुर से हम लोग, तो भोजपुरी भाषा चलती है, रिश्तेदारों में दादा दादी चाचा चाची सब भोजपुरी में ही चलता है, ठीक है। आज भी मेरे घर में पेरेंट्स से भोजपुरी में ही बात करता हूँ, लेकिन मैं अपने भाई से हमेशा हिंदी में बात करता हूँ, कभी भोजपुरी नहीं बोलता मेरे भाई से, हमेशा हिंदी में बात करता हूँ, और वो मुझसे हमेशा भोजपुरी में बात करता है, कभी हिंदी बात नहीं करता है, हमेशा भोजपुरी में बात करता है। ये हम दोनों की क्वालिटी है। पर हम स्कूल गए तो हिंदी भाषा सीखी, घर में रहे तो भोजपुरी भाषा सीखी, हो गया हमारी द्विभाषा। तो हम द्विभाषी बच्चे थे, मैं और मेरा भाई जो थे द्विभाषी बच्चे थे। फिर उसके बाद हमने आगे थोड़ा सा पढ़ाई किया तो इंग्लिश भाषा भी सीख गई, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, तो अंग्रेजी भाषा भी आ गई, तो हम त्रिभाषी बन गए, तीन भाषा बोलने लग गए हम लोग, ठीक है। तो द्विभाषी बच्चे क्या? यदि परिवार द्विभाषी है,
यानी परिवार में दो भाषा बोली जा रही है, एक तो भोजपुरी और हिंदी भी। देखो कितने भी लोग मराठी भोजपुरी बोल ले, खड़ी भाषा बोल लें, लेकिन वो हिंदी में जरूर बोलते हैं। बाहर जाते हैं, दूसरे लोगों से, बाहर के लोग आते हैं और तो कुछ बेचने वाले आते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हिंदी जरूर चलती है, ठीक है। तो परिवार जो है द्विभाषी है। जैसे उदाहरण के लिए पिता हिंदी बोलने वाला है और मां शुद्ध अंग्रेजी बोलने वाली हो, तो ऐसे बच्चों का भाषा विकास प्रभावित होता है। यानी बच्चा दोनों भाषाएं सीखेगा। देखो भाषा सीखने के लिए ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती, व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। कई लोग बोलते हैं सर हमें कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लगाता है तो 6 महीने ग्रामर ही सीखते रह जाता है ना। ऐसे बहुत बेवकूफ मिलेंगे आपको, मतलब बेवकूफ बनाने वाले मिलेंगे आपको और बेवकूफ भी मिल जाएंगे जो भाषा सीखने के लिए टेंस पढ़े जा रहे, काल पढ़े जा रहे, 4-4 महीने टेंस पढ़ रहे, प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस, यही पढ़ रहे बैठ के। भाई इससे भाषा नहीं सीखी जा सकती, पहले बता दे रहा हूं। अंग्रेजी सीखने के लिए आपको व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही लॉजिक है। आप खुद बताओ, अंग्रेजों के जमाने में, अंग्रेजों क्या, यूरोप में जाओ, अमेरिका वगैरह में, ये छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं, नन्हे मुन्ने, इतने भी नहीं, मतलब छोटे बच्चे जो रहते हैं, वो पैदा होने के बाद जब बोलना सीखते हैं तो अंग्रेजी ही भाषा बोलता है, कभी हिंदी तो नहीं बोलता वो। तो उसने कौन सा ग्रामर टेंस पढ़ा, उसने तो अंग्रेजी ही बोला ना। क्यों? क्योंकि उसने आसपास अंग्रेजी देखा, सुना, समझा और बोला। तो भाषा सुनने से, समझने से, बोलने से आती है। भाषा को आप बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं आएगी, भाषा को व्यवहारिक रूप से सीखा जा सकता है, ठीक, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपकी जो मातृभाषा होगी, उस मातृभाषा, मान लो हिंदी है, तो हमको कौन सा हिंदी व्याकरण आता था पहले बचपन में? कौन सा हमने अलंकार संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिया था? या जिनको पढ़ना आता है ये सब, उनको कौन सी भाषा आ जाती है प्योर शुद्ध हिंदी? नहीं आती है। तो भाषा का व्याकरण से ज्यादा लेना देना नहीं है। भाषा को शुद्ध रूप से अगर लिखना बोलना है तो व्याकरण की आवश्यकता है। भाषा बोलना है सिर्फ, शुद्ध नहीं, एकदम 100% करेक्ट नहीं। आपको क्या लगता है ये बॉलीवुड के स्टार्स या सेलिब्रिटीज जो इंग्लिश बोलते हैं मैच के बाद इतना, तो ये क्या लगता है आपको इंटरव्यू में, ये इंग्लिश बोलते हैं एकदम 100% एक्यूरेट? नहीं, बहुत गलत सलत टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस से, ठीक। वे भ्रमित होते हैं, बच्चे भ्रमित होते कौन सी भाषा सीखे। विद्यालय में अंग्रेजी भाषा एवं घर पर अन्य भाषा होने से बच्चे के सामने दुविधा होती है, परंतु अगर विशेष प्रयास से दोनों भाषाओं में दक्षता अर्जित की जा सकती है। यानी बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, जो द्विभाषी बच्चे होते हैं कंफ्यूज होते हैं, कौन सी भाषा बोले। घर परिवार में अलग भाषा चल रही, स्कूल जा रहे अलग भाषा चल रही, स्कूल में वो भाषा बोल नहीं सकते, घर में वो भाषा बोलेंगे तो सहा नहीं जाएगा, लोगों से सुना नहीं जाएगा, है ना। तो ये चीजें होंगी। तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, थोड़ा बैलेंस बनाया जाए, थोड़ा ध्यान देकर बच्चे को दोनों भाषाओं में एक्सपर्ट बनाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया द्विभाषी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है त्रिभाषा सूत्र, ठीक है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इसको बोलते हैं, ठीक है, TLF बोलते हैं इसको, TLF, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। त्रिभाषाई सूत्र क्या है? त्रिभाषाई सूत्र क्या है, चलो इसकी बात कर लेते हैं। तो त्रिभाषाई सूत्र देखो, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो कोठारी आयोग भी था हमारा, ये भी ध्यान में रखना, माध्यमिक स्तर तक 3 भाषाओं को पढ़ना आवश्यक माना। इस प्रकार शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र आया, ठीक है। माध्यमिक स्तर तक यानी मिडिल क्लास तक, मिडिल एज तक भाई हमें क्या करना था, 3 भाषा पढ़नी आनी चाहिए कम से कम। कोई बच्चे को 3 भाषाएं ऑफर की जाए, 3 भाषाओं में से कोई 2 भाषा की पढ़ाई तो कंपलसरी करे, ठीक है। तो 3 भाषा ऑफर की जाएंगी। इस बोर्ड के अनुसार भारतीय छात्रों को माध्यमिक स्तर तक 3 भाषाएं पढ़नी होगी, ठीक है। इस बोर्ड के अनुसार, यानी कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अनुसार, कोठारी आयोग जो था उनके हिसाब से मातृभाषा 1 भाषा होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा 2 भाषा और मातृभाषा मिश्रित शास्त्रीय भाषा होगा, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। 3 प्रकार की भाषाएं पढ़नी होगी, उसमें से अंग्रेजी आधुनिक विदेशी भाषा ये भी होगी कंपलसरी, ये तो रहेगी। और हिंदी क्षेत्रों के लिए हिंदी अथवा हिंदी क्षेत्रों के लिए अन्य भारतीय भाषा, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर सुना रहा हूं। पहला तो भाई आपकी मातृभाषा जो भी है वो होनी ही चाहिए, ठीक है। या जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो वो क्षेत्रीय भाषा भी होनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में रह रहे तो मराठी कंपलसरी हो गई, ठीक है। पंजाब में रहे पंजाबी कंपलसरी हो गई, ठीक है। गुजरात में रहे गुजराती कंपलसरी हो गई, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और वैसे ही मध्य प्रदेश में हिंदी कंपलसरी है। दूसरा अंग्रेजी भाषा, भाई ये भाषा आपका दूसरा विदेशी भाषा में एक पढ़ना ही है। अंग्रेजी जो फिक्स होनी ही चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं भी जाओगे अंग्रेजी काम आएगी, मराठी हिंदी भोजपुरी काम नहीं आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अहिंदी भाषा क्षेत्रों के लिए हिंदी अथवा हिंदी क्षेत्रों के लिए अन्य भारतीय भाषा, यानी अगर अहिंदी क्षेत्र है यानी तमिलनाडु तेलुगु है तो वहां पर भाई उनके एरिया की भाषा, या फिर जो हिंदी क्षेत्र है मध्य प्रदेश है अपना, तो इसमें कोई ऐसी भाषा जो हमारे क्षेत्र में नहीं बोली जाती, जैसे अंग्रेजी हो गई, ये भी हमारे क्षेत्र में नहीं बोली जाती, उसको हम चुन सकते हैं। संस्कृत हो गई, वो भी चुनते हमारे यहाँ होता है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। ऐसे 3 तरह की भाषाएं जो है शामिल की गई थी इस शिक्षा आयोग द्वारा कि भाई 3 भाषाओं में पढ़ाई होगी, तो यही त्रिभाषा सूत्र है, ठीक है। अगला लास्ट, वार्तालाप में आयोजन के में सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, यानी जब आप बातचीत करते हो, वार्तालाप करते हो, कन्वर्सेशन करते हो, तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यानी किसी से आप बातचीत कर रहे हो तो आपको क्या मतलब सावधानी रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो बात करते हैं। चलो आपका कन्वर्सेशन ठीक कर देता हूं। आप किसी से चैट करते हो, बातचीत करते हो, तो आपको डर लगता है, थोड़ी हिचक होती है, 2-4 बात बोलने के बाद समझ नहीं आता क्या पूछूं क्या बोलूं, तो वो यहां पर आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहली बात कि वार्ताओं का आयोजन विशेष विषय या बिंदु पर किया जाना चाहिए, यानी बात कभी फालतू टॉपिक पे मत करो।
कभी भी कन्वर्सेशन जो हो किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही शुरू करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात होनी चाहिए, ठीक। दूसरा, अब देखो बताने जा रहा हूं, ये निब्बा निब्बी वाला काम मत करना कि बैठ के लड़कियों को इंप्रेस कर रहे हैं या लड़कों को इंप्रेस कर रहे हैं, वो मत करना। ये कन्वर्सेशन मतलब बच्चों से कैसे बात करनी है या अपनों से कैसे बात करनी है, या वहां भी आपको लगाना है। अगर भाई खैर इस उम्र में आके क्या ही निब्बा निब्बी वाला काम, अब तो नौकरी ढूंढने का काम है ना, पैसे कमाना है, नौकरी कमाना है, अपने पैरों पे खड़ा होने वाला काम है, तो वो खैर आप नहीं करेंगे, मैं जानता हूं, समय ही कहां है आपके पास, है ना। अभी तो ऐसे टेंशन खाया जा रहा है आपको, और वैसे भी कौन शादी भी आई नहीं होगा, लड़की कौन देगा अगर अच्छी नौकरी पे लगेंगे तो, या कौन शादी करेगा अच्छा नौकरी पर नहीं लगेंगे हम तो, है ना। लड़कियां भी ऐसा सोचती होंगी, तो बड़ा जरूरी है भाई। वार्ता का आयोजन विद्यालय परिसर में होना चाहिए, बातचीत जो होनी चाहिए, अब मैं बताया ना टीचर स्टूडेंट के बीच का है, तो विद्यालय परिसर में ही होना चाहिए। दूसरे विद्यालय में जाने में छात्र की एकाग्रता भंग होती है, तो जो भी कन्वर्सेशन होना चाहिए टीचर अपने स्कूल में बच्चों के साथ कराए। तीसरा, वार्ता के आयोजन में छात्रों को अपनी शंकाओं के समाधान हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाए। यानी बातचीत हो रही है, अगर मान लो जैसे होता है ना कभी कभी संडे वार्ता जैसा, जैसे मैं भी सोच रहा हूं चैनल पर कि संडे के दिन एक दिन लाइव आऊं, मतलब हर संडे लाइव आऊं और Q&A सेशन करें हम लोग, क्वेश्चन आंसर, आपके सवाल होंगे मेरे जवाब होंगे, आप सवाल कमेंट करेंगे मैं उसके जवाब दूंगा, कुछ इस प्रकार से एक ऐसा लाइव सेशन हम करेंगे। मैं ऐसा सोच रहा हूं संडे को शुरू करें, संडे या सैटरडे कभी भी एक दिन स्टार्ट करेंगे, और आने वाले संडे जरूर करूंगा, ठीक है। अगर मुझे ध्यान ना रहे तो आप लोग कमेंट करके बताना कि सर Q&A सेशन करना है आने वाले संडे को, ठीक है। तो वार्ता के आयोजन में छात्र को अपनी शंकाओं के समाधान हेतु उपयुक्त समय मिलना चाहिए। जब टीचर बातचीत करेगा तो सामने वाले को पूछने का सवाल मिलना चाहिए, ठीक है, समय मिलना चाहिए। वार्ताओं में आमंत्रित विद्वानों से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनकी वार्ता में प्रयुक्त शब्द छात्रों के स्तरानुकूल हो। यानी जब कोई वार्ता करने आ रहा है, जैसे मैंने बातचीत करने आ रहा हूं, तो मैं तो शिक्षक हूं, ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD की एंट्रेंस तक पहुंच चुका हूं, और मैं तैयारी कर रहा हूं, मतलब मेरा 4-5 साल का डेट का एक्सपीरियंस है, तो मैं इसमें ज्यादा ज्ञान रखता हूं, ज्यादा नॉलेज रखता हूं, एक्सपीरियंस रखता हूं। पर मैं आपके सामने अगर उतने एक्सपीरियंस से बात करूंगा तो आपको शायद समझे ना, क्यों? क्योंकि भाई आप अभी पहली बार डीएलएड दे रहे हैं, आप इसके पहले डीएलएड कई बार नहीं दे चुके, पहली बार आपका डीएलएड हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आप इसमें अभी एक्सपीरियंस नहीं हो, तो मैं आपसे उसी भाषा में बात करूंगा जो भाषा आपके लिए अनुकूल हो, वरना मैं अपना लेवल दिखाऊंगा आपको। जैसे मान लो अभी हम ये डीएलएड पढ़ रहे हैं, अगर ये सारी बातें मैं जाके कक्षा 10वीं में करूं, तो कक्षा अपने 10वीं क्लास में जब मैं पढ़ाता हूं अपने कोचिंग क्लास में, वहां जाके सारी बातें करूं तो उनके तो सर के ऊपर से चला जाएगा। तो जो बात करने वाला व्यक्ति होगा, वार्तालाप शुरू करने वाला जो शिक्षक होगा, बड़ा व्यक्ति, वो आने वाले जो व्यक्ति जिनसे बातचीत की जा रही है उनसे उस लेवल की बातचीत करेंगे, उस स्तर के शब्द बोलेंगे, ऐसे इजी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे कि उनको समझे, ऑडियंस को समझे। क्लियर? तो यही बात है, यही सावधानी आपको बरतनी है बातचीत करते वक्त, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो रही हमारी आज की क्लास के सारे टॉपिक्स क्लियर, ठीक है। अब बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे संज्ञान निगम बाल विकास की इकाई 4 की सेकंड क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। जो मैंने बताया, उम्मीद बैच को जरूर ज्वाइन करें आप सभी लोग, ठीक है। हमारा इस 7 जुलाई तक का सेशन जो रहेगा तब तक चलेगा पूरी क्लास, एग्जाम होने तक आपका क्लास चलेगा, पूरी तैयारी कराई जाएगी, नोट्स, वीडियो क्लासेस, लेक्चर से, और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके कोर्स जरूर परचेस करें। याद रखना 25% ऑफ मिलने वाला है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 25% ऑफ मिलेगा, इसको ध्यान रखें, कोर्स जरूर परचेस करें और तैयारी में लग जाइए। डीएलएड और सीटेट का पढ़ाई लगभग एक जैसा ही होता है, क्योंकि डीएलएड अच्छे से पढ़े तो सीटेट भी अच्छे से निकाल लोगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखें, संज्ञान निगम बाल विकास के बाकी इकाई के वीडियोस, शिक्षा में समाज सेवा, जेंडर मुद्दे के बाकी वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करो, सब देख लो। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाके वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सारी न्यूज नोटिफिकेशन वहां से मिलती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।